1947 में इंडिया को आजादी मिलने के बाद इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, जिसको इन्फोर्स करते हैं हम 26 जनवरी 1950 में। अब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होने के बाद डिमांड आती है कि अब देश का पहला इलेक्शन कराया जाए जो अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन हो, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेस पे, जिसमें जो भी व्यक्ति 21 साल से ऊपर है उन सभी को वोटिंग का अधिकार हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर और आपका इनकम सोर्स, एवरीथिंग। यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, 21 साल से ऊपर जो भी है इंडियन सिटीजन है वो वोट डाल सकता है। फिर 1951 में इलेक्शन कराए जाते हैं जिसका रिजल्ट 1952 तक आता है और यहां पर इंडिया में पहली बार गवर्नमेंट बनाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि देश के पहले प्रधानमंत्री अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस टाइम पर दो इलेक्शन होते थे, एक स्टेट का इलेक्शन और एक सेंटर का इलेक्शन। यानी कि उस वक्त जितने भी स्टेट्स थे सभी स्टेट का इलेक्शन एक साथ होता था प्रधानमंत्री के इलेक्शन के साथ। जो अभी आपने रिसेंटली काफी न्यूज में सुना होगा कि दोनों इलेक्शन साथ में कराने की क्या जरूरत है, इस तरीके से तो आप स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर है वहां पर मैनिपुलेट कर लेंगे, आप ईवीएम को हैक कर लेंगे, आप अपनी ही सरकार बनाना चाहते हैं। तो इवेंचुअली ये 1950 में होता था। तो 1951 में इलेक्शन हुआ, 1952 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है, जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। 1966 में अनफॉर्चुनेटली उनकी भी डेथ हो जाती है। अब यहां पर सवाल आता है कि अब कांग्रेस में ऐसा कौन व्यक्ति बचा है जिसको हम प्रधानमंत्री बनाएं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी डेथ हो चुकी थी, उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी डेथ हो चुकी थी, यानी कि जो मेजर इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर्स थे उन सभी की डेथ हो चुकी थी। अब यहां पर बचते थे सिर्फ मोरारजी देसाई। यहां पर डिसाइड होता है कि 1966 में कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती है कि या तो इंदिरा गांधी को बनाया जाए या मोरारजी देसाई को बनाया जाए। अब कांग्रेस के अंदर एक प्रोमिनेंट ग्रुप था जिसको हम कहते हैं सिंडिकेट, और बहुत इंफ्लुएंशियल लीडर थे ये। अब इन्होंने सोचा कि अगर हम किसी और को, ये मेरी जो इंटरप्रिटेशन है मैं आपको वो बता रहा हूं, कि उनको लगा कि अगर हम किसी और को यहां पर प्रधानमंत्री बनाएंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है वो चेंज हो जाए, पावर किसी और के पास चले जाए, जो सिंडिकेट ग्रुप है शायद उसकी पावर कम हो जाए। तो उन्होंने सपोर्ट किया इंटरनली, जो पार्टी में इलेक्शन हुआ था, एक वोटिंग हुई थी कि किसको प्रधानमंत्री बनाए कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो वहां पर इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इंदिरा गांधी तो एक तरीके से गूंगी गुड़िया की तरह काम करेगी, एक पपेट की तरह काम करेगी, प्रधानमंत्री वो होगी लेकिन इवेंचुअली सरकार को हम चला रहे होंगे। जैसे कि हमने देखा कि अभी रिसेंटली कांग्रेस की गवर्नमेंट गई थी, उसके पे भी एक ब्लेम लगाया जाता है कि मनमोहन सिंह जो है एक तरीके से पपेट गवर्नमेंट चला रहे थे। इवेंचुअली रियल जो पीएम थी वो सोनिया गांधी थी, ना कि मनमोहन सिंह। ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं, मैं ये एलिगेशन नहीं लगा रहा, आपने बहुत सारी न्यूज भी देखी होगी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक मूवी आई थी वो भी देखी होगा, उसके बेस पे मैं बता रहा हूं। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे ही वो सपोर्ट करते हैं, इंदिरा गांधी जीत जाती है और 1966 में वो बन जाती है देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, यानी कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पे क्या है कि साथ के साथ यहां पर ना जुडिशियरी के भी कुछ जजमेंट्स आ रहे थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो सबसे पहले एक ऐसा कानून पास करते हैं जिससे सभी लोगों को, जो ये जमींदारी एक्ट है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे उन्होंने यहां के लोगों को, यहां के एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बड़े बड़े जमींदार आ गए थे, बहुत सारा, मोस्ट ऑफ दी जो रूरल बैकग्राउंड है, जो फार्मर्स है वो लैंडलेस फार्मर्स हो गए थे, उनके पास जमीन नहीं बची थी। तो लैंड रिफॉर्म करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और लैंड रिफॉर्म करने के बाद ये जो सारी जमीन है इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल मेंशन किया गया था, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ, और यह आर्टिकल यह कहता था कि आपके पास ना राइट टू प्रॉपर्टी होगा, यानी कि जमीन का ना जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट आपको दिया गया था, आपसे आसानी से छीना नहीं जा सकता था। एक और आर्टिकल था 31 जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, वो भी फंडामेंटल राइट था। अब जवाहरलाल नेहरू आपसे जमीन ऐसे ही इजीली नहीं ले सकते थे, तो उन्होंने क्या काम किया, एक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया और एक 9 शेड्यूल एंटर कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एक 9 शेड्यूल मेंशन किया। अब अगर आप कोई भी कानून बना रहे और उस 9 शेड्यूल में डाल दे रहे हैं तो आप वहां पर उसको चैलेंज नहीं कर सकते थे, यानी कि
कॉन्स्टिट्यूशन के दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 ये कहता है कि एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ऐसा कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता हो, उसको जुडिशरी के पास पावर है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती थी। अब जैसे ये लैंड रिफॉर्म किया, अब लैंड रिफॉर्म करने के बाद ये सीधा सीधा फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा था, यानी कि इस लॉ को नल एंड वॉइड कर सकती थी जुडिशरी। तो इसको बचाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया शेड्यूल डाल दिया, शेड्यूल 9। यानी कि इस शेड्यूल के अंदर जो भी आप लॉ बनाकर डालेंगे उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, यानी कि जुडिशरी के पास पावर नहीं है कि उस लॉ को देखे और अगर उसमें पाया जाता है कि ये फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है तो उसको नल एंड वॉइड कर सके। तो यहां पर उन्होंने इस तरीके से इसको बचा लिया। अब एक केस होता है शंकरी प्रसाद का। अब शंकरी प्रसाद के केस में यहां पर जुडिशरी ये कहती है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। तो इस वजह से आपको समझ में आएगा कि ये जो पार्लियामेंट था ना उस वक्त, वो बहुत ही एक तरीके से सुप्रीम अथॉरिटी थी, ठीक है, एक सॉवरेन पावर थी, जो चाहे वो कर सकती थी, उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं था। कोई कानून बनाना है, बदलना है, चाहे संविधान में अमेंडमेंट करना है, कुछ भी वो कर सकते थे। कुछ टाइम बाद एक और जजमेंट आता है सज्जन सिंह का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट यही कहता है जो उन्होंने पिछले शंकरी प्रसाद के केस में कहा था, सिमिलर जजमेंट था काइंड ऑफ। लेकिन यहां पर 1967 में एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है जिसको हम कहते हैं गोलकनाथ जजमेंट। 11 जजेस की बेंच थी। अब इन जजेस ने यह कहा कि ठीक है, जुडिशरी के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, लेकिन एक चीज वो अमेंड नहीं कर सकते, जो है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को आप अमेंड नहीं कर सकते। 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। 1967 में 4th जनरल इलेक्शन होते हैं जिसमें इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन जाती है, और इसी वक्त 1967 में इसी दौरान एक जजमेंट आ जाता है जुडिशरी का कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं तो आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। यानी कि यह जजमेंट से यहां पर पहली बार जो पार्लियामेंट के पास सॉवरेन सुप्रीम पावर थी उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, लिमिट कर दिया, बाउंड कर दिया उसको। अब इमेजिन कीजिए कि जब इंदिरा गांधी अब देखती है कि भाई उसके फादर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस पार्टी, जो देश में कानून चाहे वो ला सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, अब यहां पर जैसे इंदिरा गांधी के पास पावर शिफ्ट हुई उस पर लिमिटेशन लग गई। अब वो ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? उसका रीजन ये है, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया तो उसमें दो चीजें डाली गई, एक फंडामेंटल राइट और एक डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट आपके अटमोस्ट प्रायोरिटी के हैं, लेकिन जो डीपीएसपी है उसमें ऐसी चीजें डाली गई है जो डायरेक्टिव्स है, यानी कि अगर सरकार कोई भी कानून बना रही है उसके लिए एक दिशा निर्देश है, एक डायरेक्टिव्स है। अब ऐसे डायरेक्टिव्स हैं जो उस टाइम पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पर फुलफिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि बहुत सारे रीजन थे, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था वो हुआ ही धर्म के बेस पे था, तो उस टाइम पे यूसीसी नहीं ला सकते थे, इसलिए यूसीसी के लिए वहां पे मेंशन कर दिया। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसके लिए आपको पैसा चाहिए, सरकार के पास उस वक्त इतना पैसा नहीं था कि वो चीजें कर सकते, इसलिए डीपीएसपी में वो चीजें डाल दी थी। अब अगर डीपीएसपी के जो प्रिंसिपल्स है उनको इंप्लीमेंट करना है तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन जरूर होगा, आप उसको बचा नहीं सकते। और अगर फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होगा तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो अब उसको बचाए कैसे? और एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट ये आ जाता है, अगर बचाने की कोशिश करें तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना पड़ेगा, बट गोलकनाथ केस में ये कह दिया कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। तो यहां पर जैसे ये जजमेंट आता है तो इंदिरा गांधी यहां पर 3 अमेंडमेंट करती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 अमेंडमेंट है आपके। एक है अमेंडमेंट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके द्वारा यह कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो चाहे तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट, ठीक है। फिर 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है, वो उसकी वजह से ये कहती है कि जो आर्टिकल 31 है उसके अंदर एक क्लोज ऐड कर देती है, 31C, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आता है जो हम कहते हैं 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इससे वो रिफॉर्म करती है केरला के जो लैंड है केरला की, उसको लैंड रिफॉर्म्स करती है। अब वहां पर लैंड रिफॉर्म्स करने के बाद एक व्यक्ति थे केशवनंद भारती, अब उनकी भी जमीन का इश्यू हो गया। अब उस वक्त तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट था,
और आपके पास पावर है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वोलेट हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के अंदर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अगर रिट इशू करानी है तो। ठीक है, अब केशव नंद भारती का केस चलता है कोर्ट के अंदर और कोर्ट यहां पर यह देखती है कि क्या एक्चुअली इनके पास, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में इतने बड़े चेंजेस कर सके। और उसके लिए एक डॉक्ट्राइन आती है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, और ये जो जजमेंट है केशव नंद भारती केस का, ये आता है 24 अप्रैल 1973 को। 24 अप्रैल 1973 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। 13 जजेस की बेंच होती है, 7 जजेस इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जजमेंट देते हैं और 6 जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के फेवर में नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, पार्लियामेंट के पास पावर है, वो अमेंड कर सकती है। और यहां पर यह कहा जाता है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी कानून अगर 9 शेड्यूल में भी रखा है तो वो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उसका। वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एसेंशियल है जुडिशियल रिव्यू। तभी तो आपको पता चलेगा, जब तक जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते तब तक पता कैसे चलेगा कि किसी भी फंडामेंटल राइट का वोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा जजमेंट आता है, क्योंकि अब थोड़ा सा ये तो मैं जुडिशियरी बता दिया, मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स के तरफ चलते हैं। अब यहां पर जब 1967 में इंदिरा गांधी 4th जनरल इलेक्शन के साथ इलेक्ट होकर आती है, अब जो सिंडिकेट ग्रुप था उनको यह लग रहा था कि अरे ये तो ठीक है, हमारे कहने पे काम करेगी, बट ऐसा नहीं होता। इंदिरा गांधी के खुद एक इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह अपने फैसले लेने लगती है, जिसकी वजह से सिंडिकेट ग्रुप को ये चीजें पसंद नहीं आती और कांग्रेस के अंदर आपस में ही एक ऐसा ग्रुप बन जाता है जो एक इंदिरा गांधी का ग्रुप होता है और एक सिंडिकेट का ग्रुप। अब 1969 के अंदर जो देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद अब यह डिसाइड होता है कि भैया अब हम किसको राष्ट्रपति बनाएं। तो यहां पर इंदिरा गांधी चाहती है कि उस वक्त जो देश के वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए। लेकिन वहीं पर सिंडिकेट चाहता था कि नहीं, नीलम संजीव रेड्डी को हम देश का राष्ट्रपति बनाएंगे। इसी कारण से यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस के टिकट पे नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी बनते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और ये देश में पहली बार ऐसा समय आता है जहां पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की पोजीशन खाली हो जाती है, क्योंकि वीवी गिरी को प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना था तो इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की सीट खाली है तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल एक्ट लाइक अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वहां पर उस वक्त चीफ जस्टिस थे जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह और उन्होंने एक्ट किया था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन होता है वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी के बीच में, और यहां पर वीवी गिरी इलेक्शन जीत जाते हैं इंदिरा गांधी के सपोर्ट से। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस में स्प्लिट आ जाता है। अब यहां पर जो बहुत सारे लीडर थे वो कांग्रेस से अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं, यानी कि वहां पर जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट है वो थोड़ी डिस्टेबलाइज हो जाती है। लेकिन इंदिरा गांधी को बाहर से सपोर्ट कर देती है कम्युनिस्ट पार्टी, और 1-2 पार्टी और थी वो सपोर्ट कर देती है, लेकिन वो ज्यादा चल नहीं पाते। तो इसलिए फिर 1971 में फिर से इलेक्शन कराए जाते हैं और 1971 वही है जिस टाइम पे बांग्लादेश एक नई कंट्री बनी थी, उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। और इसी दौरान 1968 के आसपास ही, आई थिंक एग्जैक्टली थोड़ा सा डेट में डेट आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 1968 के आसपास ही यहां पर रो जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, इंडिया की जो स्पाई एजेंसी है, उसको इंदिरा गांधी बनाती है। क्योंकि उस वक्त इंडिया की जो एक्सटर्नल एजेंसी है, वो चाहे वो आपका इंटरनेशनल इंटेलिजेंस हो या आपका नेशनल इंडिया के इंटेलिजेंस की बात करें, वो सिर्फ एक ही एजेंसी के पास थी, आईबी के पास। बट यहां पर इंदिरा गांधी कहती है कि ठीक है, हम ना इसको सेपरेट करेंगे, एक इंटरनेशनल एजेंसी अलग होगी, एक इंडिया के लिए अलग होगी। आर.एन. काओ जो थे उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है और पहली बार रो बनाया जाता है और वो पहली बार रो के चीफ बनते हैं। यहां पर इंदिरा गांधी, बहुत सारे लोग ऐसी बातें कहते हैं कि इंदिरा गांधी का मेन पर्पस रो को बनाना इसलिए भी था ताकि वो अपने अपोनेंट लीडर्स पर नजर रख सके। अब आप इमेजिन कीजिए कि उस वक्त जो मेल डोमिनेटेड पॉलिटिक्स थी उसमें एक महिला आके रूल कर रही है, वो किसी को पसंद नहीं आएगा। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं यहां पे किसी को भी, बट एक साइकोलॉजिकल आप टर्म देखिए, जो सही है वो सही है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो है। अब उस वक्त भाई उसको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, उसके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उन्होंने अपना सारी मशीनरीज को यूज करना स्टार्ट करा अपने फेवर में। फिर 1969 में जब वीवी गिरी जीत जाते हैं तो ये पार्टी स्प्लिट हो जाती है, सपोर्ट वापस ले लेते हैं। 1971 में फिर से इलेक्शन होते हैं और यहां पर 2 नाम से होते हैं, कांग्रेस और कांग्रेस आई।
कांग्रेस आई इंदिरा गांधी का था और कांग्रेस आई जीत जाती है यहां पर, और यानी कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री फिर से बन जाती है। और यहां पर जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री फिर से बनती है ना, तो इसका भी एक और केस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर 1973 में केशवनंद भारती केस का जजमेंट आ जाता है। अभी जब 24 अप्रैल 1973 को केशवनंद भारती केस का जजमेंट आता है ना, तो 26 अप्रैल 1973 को जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो 4th सीनियर मोस्ट जज है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते हैं, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका रिटायरमेंट हो जाता है। अब यहां तक एक कन्वेंशन था, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता था कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, प्रेसिडेंट के पास पावर होगी कि किसको देश का जज बनाना है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, और प्रेसिडेंट के पास ही पावर होगी उनको रिमूव करने की। तो यहां पर अभी तक कोई कॉलेजियम सिस्टम कुछ ऐसा नहीं था, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था, और प्रेसिडेंट बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी एडवाइस पे करते थे। जैसे ही चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट हो जाता है तो 3 सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस सहलत करके था, एक जस्टिस हेगडे और जस्टिस ग्रोवर, 3 जज थे ये। इन तीनों को सरपास करके, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होता था, फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस रिटायर हुए, उसके बाद जो उनके बाद जो भी सीनियर मोस्ट जज है वो चीफ जस्टिस बनते थे। लेकिन पहली बार ऐसा होता है कि इंदिरा गांधी उन तीनों को सरपास कर देती है, और जो चौथे नंबर 4th नंबर के सीनियर मोस्ट जज थे उनको देश का चीफ जस्टिस बना देती है। और 26 यानी कि इस जजमेंट के, केशवनंद भारती केस के जजमेंट के सिर्फ 2 दिन बाद आपको देखने को मिलेगा A.N. रे जो है देश के चीफ जस्टिस बन जाते हैं। अब यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगी कि जब 1971 में इंदिरा गांधी का इलेक्शन हुआ था तो यहां पर एक व्यक्ति थे राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ केस फाइल कर दिया कि इंदिरा गांधी ने जो ये इलेक्शन लड़ा है एज एन MP, इसमें गवर्नमेंट मशीनरीज का यूज किया है अपने इलेक्शन को जीतने के लिए। अब ये केस चलता है 1975 में जजमेंट आ जाता है। 1975 में जब जजमेंट आता है तो यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट जो इंदिरा गांधी का इलेक्शन है उसको नल एंड वॉइड कर देते हैं कि आपका ये जो इलेक्शन है नल एंड वॉइड है, क्योंकि आपने यहां पर स्टेट मशीनरी का यूज किया है। उसके बाद वो अप्लाई करती हैं सुप्रीम कोर्ट में, बट सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती, जिसके बाद ये जो ये जून का टाइम था, तो जून में जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट से आता है कि नहीं वो स्टे नहीं लगा पाएंगे पूरे के पूरे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, बस कुछ चीजों पे स्टे लगाएंगे, तो यहां पर इंदिरा गांधी जाती हैं सीधा प्रेसिडेंट के पास और उनको बोलती है कि अब देश में ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन बन गई है, आप जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर इमरजेंसी लगा दो। क्योंकि आर्टिकल 352 के अंदर उस वक्त यह मेंशन था कि इमरजेंसी 3 ग्राउंड्स पे लग सकती है, नेशनल इमरजेंसी, चाहे वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, या इंटरनल डिस्टर्बेंस है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस कुछ भी हो सकता है, बाहर 100 लोग आपस में लड़ रहे हैं वो भी इंटरनल डिस्टर्बेंस है, किसान आंदोलन हो रहा है वो भी एक इंटरनल डिस्टर्बेंस है। तो इसका मिसयूज करते हुए उन्होंने सीधा सीधा यहां पर इमरजेंसी लगवा दी, और इमरजेंसी लगवाने के बाद इन्होंने बहुत बड़े बदलाव किए, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और यहां पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पूरा संविधान ऑलमोस्ट बदल ही दिया था, और इसी वजह से इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। लेकिन वहीं पे फिर 1977 में जैसे ही इमरजेंसी हटी फिर से इलेक्शन हुए, और यहां पर इंदिरा गांधी हार जाती है, और 1977 में पहली बार गवर्नमेंट आती है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जनता पार्टी की थी, और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। और मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोरारजी देसाई एक ही दिन में 9 राज्यों की सरकारें गिरा देते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं आर्टिकल 356 का यूज करके, एक ही दिन में। लेकिन धीरे धीरे फिर ये सरकार चलती है, 1980 में ये सरकार चल नहीं पाती, फिर से इलेक्शन होते हैं 1980 में, और इंदिरा गांधी वापस से आती है 1980 में। 1980 में इंदिरा गांधी जब फिर से इलेक्शन जीत जाती है तो इंदिरा गांधी सेम चीज करती है, वो एक ही दिन में 9 राज्यों की सरकार प्रेसिडेंट रूल लगा के गिरा देती है सिर्फ, और जिसमें कि उन स्टेट्स के पास मेजॉरिटी भी थी। तो किस तरीके से इतने सारे प्रोविजंस का, इतने सारी चीजों का मिसयूज हो रहा था, चाहे वो जुडिशियरी है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356 है, चाहे वो आर्टिकल 352 है, ये सारी की सारी चीजें। अब यहां पर आपके जो भी व्यूज है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम ये सारी चीजें पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हमारे लिए, बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी चीजें। अब बात करते हैं ऐसा क्या हो रहा था। देखिए 1971 में मेजर चीज थी, सिर्फ इंडिया से प्रेशर नहीं था, उस वक्त वर्ल्ड में भी बहुत प्रेशर चल रहा था, क्योंकि वर्ल्ड में कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन US और
यूएसएसआर, यूएस इंडिया को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था, यूएसएसआर के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इंडिया को सपोर्ट कर सके। पाकिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा था बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। पाकिस्तान इंडिया का ऑलरेडी इंडिया के साथ डिस्प्यूट चल रहा था। इंडिया में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे, क्योंकि जैसे ही 1971 में पेट्रोल जो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पेट्रोल की सप्लाई है, उसकी वजह से ही आपका जो है पेट्रोल का प्राइस अप एंड डाउन होता है, जो भी क्रूड ऑयल होता है उसके प्राइस की बेसिस पे। अब इसकी वजह से यहां पर क्या हुआ, पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ने लगा, रुपी डेप्रिशिएट होने लगा और इंडिया में बहुत महंगाई होने लगी, जिसकी वजह से अपोजिशन पार्टीज, खासकर जो ये सिंडिकेट ग्रुप के लोग थे, इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करे और इंडिया में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था कि दिल्ली चलो मूवमेंट स्टार्ट हो गया, कि पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे एंड ऑल, ये सब बहुत सारे। तो इन सब की वजह से फिर उन्होंने, इंदिरा गांधी ने ये इमरजेंसी लगाई। आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी सही लगाई गलत लगाई, देखो इमरजेंसी लगाना वाज रॉन्ग, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीजें गलत भी हुई थी। आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था, हीबस कॉर्पस को सस्पेंड कर दिया गया था, बहुत सारी चीजें गलत हुई। बट मैं आपको एक चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उस टाइम पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या थे, एक मेंटल प्रेशर क्या डेवलप हो रहा था और क्यों हो रहा था। तो इसमें जो भी व्यूज हैं आपके, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और भी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता रहूंगा। आज के लिए इतने, थैंक यू।